हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम लोग यहां पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसके जरिए सीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाते हैं। तो हम लोगों का सीसेट 2011 वाला पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हमने पिछले वाले पार्ट में जो पैसेज से संबंधित इसके प्रश्न थे 27 प्रश्न थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम यहाँ पर रीजनिंग, एनालॉजी, इसके अलावा साथ ही साथ इसमें जो गणित के प्रश्न हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज आपका जो 28वां प्रश्न है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास पेन पेपर रखें ताकि आप अपना लॉजिक भी लगा सकें। तो यहाँ पर आपका 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों से निम्नलिखित कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं। दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं हैं। दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, आपने वेन आरेख के बारे में पढ़ा होगा, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा होगा, उसके जरिए ये सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट से चलते हैं कि दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं। यानी एक डायग्राम बनाएंगे, एक रेस हो रही है केवल, तो रेस को आर से नोट कर लिया हमने और छात्रों को एस से, यानी स्टूडेंट फॉर। तो ये आपके यहाँ पर स्टूडेंट हो गए, यानी कि ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट हो गया कि दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं। दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं भी हैं। यहाँ पर हमने एक और डायग्राम बनाया और आप ये देख पा रहे हैं इसमें कुछ गर्ल्स भी हैं, यानी गर्ल्स को जी से नोट कर दिया कि यहाँ पर आपकी कुछ गर्ल्स भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा अगला है आपका, दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। यानी दौड़ में जो भाग लेने वाली हैं, यानी रेस में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं ये लड़कियां। देखिए, ये वाला पोर्शन मैं इसे थोड़ा दिखा दे रहा हूँ अगली कलर से। तो ये वाला पोर्शन है, यानी कि जो दौड़ में भाग लेने वाली लड़कियां हैं, तो ये बताया गया है केवल किसके लिए आई हैं? केवल ट्रेनिंग पर्पज से आई हैं, यानी यहाँ पर कोचिंग या ट्रेनिंग के पर्पज से ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं 1 बाई 1। दौड़ के सभी प्रतियोगियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। देखिए, ये कथन सही नहीं है। दौड़ के सभी प्रतियोगी जो है प्रशिक्षण के लिए नहीं बुलाए गए हैं। जो यहाँ पर आप देखेंगे, दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। तो पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। अगला वाला कथन आपका ये कह रहा है कि सभी छात्रों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। देखिए, यहाँ पर ये वाला कथन भी सही नहीं है। सभी छात्र यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए नहीं आए हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जो छात्र हैं वो दौड़ लगाने के लिए आए हैं। इसमें गर्ल्स जो हैं वो आपकी क्या है, ट्रेनिंग लेने के लिए आई हैं। तो यहाँ पर ये भी कहना गलत होगा कि सभी छात्रों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। तो यहाँ पर बी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। अगला है, दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं। देखिए, ये वाला कथन आपका सही है कि दौड़ के जो जितने भी प्रतिभागी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम से, तो दौड़ के जितने भी प्रतिभागी हैं वो सब छात्र हैं। ये सी वाला कथन आपका जो है सही है यहाँ पर। तो 28वें का आंसर होगा सी, ये दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न है। तो निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश आपके लिए दिए गए हैं कि निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों में प्रत्येक के भीतर 4 कथन हैं और इन 4 कथनों में से 2 ऐसे हैं जो एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते हैं, किंतु दोनों ही गलत हो सकते हैं। कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन 2 कथनों को पहचानिए जो उपर्युक्त नियमों को संतुष्ट करते हैं। प्रत्येक कथन समुच्चय के उपरांत दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट एक साथ ना आए, तो उनको आपको चयन करना है कौन से 2 स्टेटमेंट एक साथ नहीं आएंगे। निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। पहला कथन है, सभी पशु मांसाहारी होते हैं। अगला है, कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते, पशु मांसाहारी नहीं होते या कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 बाई 1 हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन है कि सभी पशु मांसाहारी होते हैं। चलिए, हमने मान लिया सभी पशु मांसाहारी होते हैं। अब यहाँ पर अगला है, कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते। देखिए, ये इसके साथ तो आ जाएगा, यानी इसके साथ एडजस्ट हो सकता है। अब अगला कथन है कि पशु मांसाहारी नहीं होते। ये कथन सरासर आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ऐसा संभव ही नहीं है कि सभी पशु मांसाहारी होते हैं, फिर अगले ही पल हम कह रहे हैं कि पशु मांसाहारी नहीं होते। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा जो कथन है ये एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका ए, 29 का आंसर होगा ए। यानी कि आपका प्रश्नगत कथन 1 कि सभी पशु मांसाहारी होते हैं और कथन 3 कि पशु मांसाहारी नहीं होते, ये एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये दोनों ही कथन गलत हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। अगला है, कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। अगला है, कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। अगला है, कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से नहीं चलती। देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर भी वही होगा।
पहला वाला जो कथन है, यानी पहला वाला कथन आपके दूसरे के साथ आ सकता है, तीसरा वाला चौथे के साथ आ सकता है, लेकिन पहला वाला जो कथन है ये तीसरे के साथ नहीं आ पाएगा। आप खुद अपना देख लीजिए कि सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं, फिर अगले ही पल हम ये कहते हैं कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। ये कथन एक साथ एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, 1 और 3। अब देखिए यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपका। नीचे दिए गए नामतः ए, बी, सी एवं डी 4 आयु प्रमाण पिरामिड अलग अलग 4 देशों को निरूपित करते हैं, उन पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी एक घटती जनसंख्या को इंगित करता है? देखिए आपको याद होगा, मैंने क्लास 10 की जो इकोनॉमी पढ़ाई थी, इकोनॉमी में जापान का पिरामिड आपको दिखाया था, आपको कुछ कुछ याद आया होगा। तो वो वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आ गया है। आपने देखा था कि जो आयु प्रमाण पिरामिड होता है वो नीचे से चलता है, यानी नीचे बेस से चलता है, बेस से ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ता जाता है। ये आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर जो बेस होता है, बेस का मतलब होता है जन्म दर, यानी कि ये जो होती है बर्थ रेट दिखाता है। यहाँ पर सबसे नीचे बर्थ रेट होता है और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो डेथ रेट बढ़ता जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी एक तरफ इसमें जो पिरामिड बनता है, एक तरफ आपके मेल होते हैं, दूसरी तरफ फीमेल दर्शाई जाती हैं, यानी यही सब में रहेगा, एक तरफ मेल दूसरी तरफ फीमेल। तो आप इसमें खुद देख लीजिए, क्या पहला वाला जो आपका ए वाला पिरामिड है इसका बर्थ रेट कम है? नहीं, इसका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। बी वाला पिरामिड देखिए, बी वाले का भी नीचे जो बर्थ रेट है, बेस वाला जो बर्थ रेट है ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी जन्म दर यहाँ पे काफ़ी उच्च बनी हुई है। सी वाला पिरामिड देखिए, सी वाले पिरामिड का जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, यानी यहाँ पर प्रौढ़ जनसंख्या जो यहाँ पर आ जाएगी 30 से 40 साल के बीच वाली एज की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, लेकिन बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है, यानी बर्थ रेट इनका बहुत संकरा हो गया है। डी वाले का भी बर्थ रेट हाई है, केवल सी वाले का बर्थ रेट सबसे ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, केवल सी। देखिए ये जो पिरामिड आपका दिखाया गया है एग्जाम्पल में, ये आपका जापान का पिरामिड है। ऐसा आप थोड़ा सा जाकर आप इकोनॉमी में जाकर देख सकते हैं, सेम टू सेम आपको पिरामिड, जापान वाला पिरामिड ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। 32वां प्रश्न है अब आपका। नीचे दिए गए चित्र में नामतः ए, बी, सी एवं डी 4 वक्र प्रस्तुत हैं। चित्र का अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा वक्र चर घातांक की वृद्धि को इंगित करता है? यानी कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोली जाती है, इनमें से कौन सा वक्र यहाँ पर इसको इंगित कर रहा है? जो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनके पास विज्ञान विषय रहा है, गणित रहा है, वो तो एक्सपोनेंशियल टर्म जानते होंगे। बाई टू द पावर, यानी बाई इक्वल टू जो ई टू द पावर एक्स होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म बोला जाता है। जहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, और ई जो होता है यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम एक अज्यूम कर रहे हैं, x का मान 1 2 3 करके रख के देख रहे हैं। अब चूंकि e जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो हमने यहाँ पर एक अज्यूम कर लिया कि e का मान यहाँ पर 2 है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और x का मान हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 मान ये रख के देखेंगे। तो हम x का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर y की वैल्यू का निकल कर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ x है, एक तरफ y है। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए 1 रखा है, x का इस बार मान रखा हमने 1, तो ये क्या निकल कर आया, यानी कि e तो 2 है यहाँ पर, तो 2 की पावर 1, तो यहाँ पर 2 आया। अगला यहाँ पर हम रखते हैं, यानी कि यहाँ पर x की पावर अब 2 रखते हैं, यानी x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 2 2 4 आएगा, यानी कि यहाँ पर e की पावर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 की घात 2 होगी तो क्या होगा 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर फिर से बढ़ाते हैं, तो फिर से बढ़ाने पर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो x की जो हमने यहाँ पर मान लिया है 3 लिया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे जैसे जैसे, तो यहाँ पर अब 16 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे y का मान भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म ये कहता है, यहाँ पर ये x एक्सिस और y एक्सिस पे डिनोट किया जाता है, तो ये इस तरह की ग्रोथ यहाँ पे दर्शाता है, इस तरह से ये ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 बाई 1, सबसे पहले यहाँ पर a वाला देखेंगे, यानी यहाँ पर a वाला जो नीचे की तरफ x एक्सिस जो है ये क्या दिखा रहा है, x एक्सिस आपके जो वर्ष दिखा रहा है, और ऊपर दिखा रहा है जनसंख्या बिलियन में, यानी जनसंख्या बढ़ती हुई। यानी आप यहाँ पर जैसे जैसे देखेंगे a वाला, सबसे पहले a वाला देखते हैं। देखिए a वाले में क्या हुआ है कि जैसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआती सालों में जनसंख्या कम रही है, उसके बाद फिर जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। बी वाले की बात कर लेते हैं। देखिए बी वाला जो वक्र है ये एकदम लीनियर गति दिखा रहा है, यानी लीनियर वृद्धि दिखा रहा है, एक समान वृद्धि दिखा रहा है। इसमें एक्सपोनेंशियल वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी एक्सपोनेंशियल का मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से वृद्धि हो रही है, उस तरह की वृद्धि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं डी वाले की, पहले कर लेते हैं। देखिए डी वाला भी आप देखेंगे ये जो साल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सन 1800 और 1800 1600 1800 तक आप देखते हैं इसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन 1800 से लेकर 2000 के बीच अचानक से ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता है।
सी वाला आप देखेंगे, सी वाला जो है एक्सपोनेंशियल जो मैनर है वो यहाँ पर डिनोट कर रहा है, यानी जो एक्सपोनेंशियल मैनर होना चाहिए वो यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, यानी कि यहाँ पर इनमें से कौन सा वक्र चरघातांक की वृद्धि को इंगित करता है, तो सी वाला वक्र जो है यहाँ पर चरघातांक की वृद्धि को इंगित करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 32वें का सी। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित दो प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए वृत्त संचित्र पाई चार्ट शहर ए और शहर बी दो शहरों में रोगियों में मिले रोग वर्गों को अलग अलग दर्शाता है। वृत्त संचित्र में रोग वर्गों को रोगियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में अंकित किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर वृत्त संचित्र के पश्चात दिए गए दो प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए, यानी इनको देखने के बाद आपको बाद में उत्तर देना है। देखिए ध्यान देने की वाली बात यह है कि कभी भी जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट की जो पूरी वैल्यू होती है 100 होती है, यानी 100 मान के चलते हैं। और मान लीजिए पाई चार्ट, किसी पाई चार्ट की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो वो पाई चार्ट सही नहीं है, ये माना जाता है वो ओवरलैप है, यानी उसमें वैल्यू जो है हद से ज़्यादा रखी गई है। हमेशा पाई चार्ट की वैल्यू 100 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ना तो ये बताया गया है कि जनसंख्या कितनी है, यानी ए शहर की जनसंख्या या बी शहर की जनसंख्या समान है, ये भी नहीं बताया गया है, ये यानी कोई नंबर नहीं बताया गया है। यहाँ पर केवल ये बताया गया है ए में रोगों का वितरण, यानी ए में आप देख रहे होंगे डायबिटीज वाले 18% हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं 13% हैं, हृदय रोग वाले जो हैं 22% हैं, मोटापे वाले 34% हैं, अन्य वाले 13% हैं। बी में रोगों का वितरण आप देख रहे होंगे डायबिटीज वाले 24% हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले 19% हैं, हृदय रोग वाले 30% हैं, मोटापा 28% है और अन्य 20% हैं। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे परसेंट में रोग दिखाए गए हैं, प्रतिशत में रोगों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 33वां प्रश्न है आपका, दोनों शहरों में से किस शहर में डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि कभी भी जब हमारे सामने नंबर ना हो, केवल प्रतिशत में जनसंख्या दी गई हो, तो ऐसे में यहाँ पर दो पाई चार्ट का अनुमान लगा पाना बड़ा कठिन हो जाता है और हम ये नहीं लगा सकते हैं। यानी ना तो हमें ये मालूम है शहर ए की जनसंख्या कितनी है, ना हमें ये मालूम है शहर बी की जनसंख्या कितनी है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है शहर ए और शहर बी की जनसंख्या समान तो नहीं होगी, अंतर होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एक अज्यूम करके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 100 है, यानी शहर ए की जनसंख्या 100 है और शहर बी की जनसंख्या यहाँ पर कितनी है 200 है। अब आप देख लीजिए, यानी इसमें अगर डायबिटीज के रोगियों की संख्या कितनी बताई गई है कि यहाँ बताई गई है 18%, यानी 100 में से 18 लोग यहाँ पर क्या है डायबिटीज से ग्रसित हैं। अब हम मान लीजिए यही यहाँ पर आंकड़ा यहाँ पे निकाल लेते हैं कि यहाँ पर शहर बी में मान लीजिए 200 की जनसंख्या है और यहाँ पर 24% लोग क्या है डायबिटीज से ग्रसित हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर 200 की जनसंख्या पर 48 लोग। क्या ये समान बैठ रहा है? नहीं, समान नहीं बैठ रहा है। और ना ही हम यहाँ पर ये बता पाएंगे कौन सा किस शहर में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल आंकड़े ही नहीं है, केवल प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आएगा डी, यानी कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि दोनों शहरों में रोगियों की वास्तविक संख्या नहीं दी गई है और अतः हम यहाँ पर दोनों शहरों में डायबिटीज से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं इनकी संख्या के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, 33 का आंसर है आपका डी। 34वां प्रश्न है अब आपका, इन आलेखों के आधार पर हम उन व्यक्तियों के बारे में क्या कह सकते हैं जिन्हें एक से अधिक रोग हैं। यानी कि यहाँ पर हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं जिन्हें एक से ज़्यादा रोग हैं। शहर ए में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है, शहर बी में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है। अगला है यहाँ पर बताया गया है कि ए और बी दोनों शहरों में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है। डी है यहाँ पर कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता। देखिए यहाँ पर आप बात कर लेते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट का मान 100 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यानी सबसे पहले ए वाले का चेक कर लेते हैं, क्या ए वाले का जो पाई चार्ट सही है या नहीं है। तो आप सबको जोड़ेंगे, यानी 18, 13 प्लस 22 प्लस 34 प्लस 13, इनको जोड़ने पर आपको ए वाले का मान 100 प्राप्त हो रहा है, यानी 100 यहाँ पर आ जा रहा है। वहीं आप अब जो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा वाला जो टोटल जो यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है और जिसमें जितनी बीमारियाँ हैं उन सबको अगर हम जोड़कर देखते हैं तो कितना बैठ रहा है। तो यहाँ पर आप 24 प्लस 19 प्लस 30 प्लस 28 और प्लस 20, तो आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो 121 मिलेगा। यानी ये मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखी है, आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, तो 121 मिलेगा। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं बी में जो रोगों का वितरण दिखाया है वो ओवरलैप दिखाया गया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा दिखाया गया है, यानी बी वाला चार्ट सही नहीं है। तो ऐसे में आप प्रश्न पर आइए, यानी 34वां प्रश्न जो कह रहा है कि इन आलेखों के आधार पर
हम उन व्यक्तियों के बारे में क्या कह सकते हैं जिन्हें एक से अधिक रोग हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है वो आएगा, यानी कि यहाँ पर शहर बी में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है। यानी कि क्योंकि वहाँ पर ये चार्ट जो है बी वाला वो ओवरलैप दिखा रहा है, यानी कि 100 से ज़्यादा उसकी संख्या निकल रही है, तो यहाँ पर बी वाला कथन आपका फिर सही होगा कि शहर बी में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है। 35वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित वेग समय आलेख पर विचार कीजिए। यह आलेख दो ऐसी रेलगाड़ियों को दर्शाता है जो समांतर पटरियों पर एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक प्रारंभिक बिंदु 0 से चलना स्टार्ट करती हैं और T0 बिंदु पर यहाँ पर एक साथ ये पहुँच जाती हैं। अब आप थोड़ा सा इस ग्राफ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर समय दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर आपका जो क्या है वेग दिखाया गया है। आप ये देख पा रहे हैं रेलगाड़ी ए ये एक नियत वेग से चलती हुई T0 पर पहुंची है, जबकि रेलगाड़ी बी में आप देखेंगे यानी ये T0 समय पे पहुंच तो गई है यहाँ पर, लेकिन हम ये देखते हैं इसका वेग ज़्यादा है। और वेग इसने ज़्यादा क्यों किया है, अपना वेग ज़्यादा करने का रीजन यहाँ साफ साफ है क्योंकि इसने ज़्यादा दूरी तय की है, यानी इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसने ज़्यादा दूरी तय की है, तभी तो इसने अपना वेग बढ़ाया है ताकि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर ये ए के साथ एक पैरेलल समय पहुँच जाए, तभी तो पहुँच पाई है ये। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट पे आते हैं, रेलगाड़ी बी का प्रारंभिक त्वरण रेलगाड़ी ए के प्रारंभिक त्वरण की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, ये पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। हाँ, रेलगाड़ी जो बी है इसका प्रारंभिक त्वरण जो है रेलगाड़ी ए के प्रारंभिक त्वरण की अपेक्षा अधिक है। यानी आप जानते होंगे जब वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी जब वेग में परिवर्तन होता है, कोई वस्तु नियत गति से चल रही है, अचानक से उसके वेग में परिवर्तन हो जाए तो वो त्वरण बन जाता है। तो यहाँ पर वही है कि दूरी ज़्यादा है इसलिए इसने अपने वेग में परिवर्तन किया, यानी एक्सीलरेट हुआ वो, और यहाँ पर ये ए वाला कथन आपका सही है। रेलगाड़ी बी सदा रेलगाड़ी ए की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ रही है। हाँ, क्योंकि इसने ज़्यादा दूरी तय की है, ज़्यादा दूरी तय करने की वजह से इसे जो है रेलगाड़ी ए की तुलना में रेलगाड़ी बी को अपनी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ी है, तो इसलिए ये तेज दौड़ रही है। बी वाला समय कथन भी सही है। सी वाला है, समय T0 पर दोनों रेलगाड़ियों का वेग समान है। समय T0 वह बिंदु है जिस पर दोनों रेलगाड़ियां एक साथ एक जगह पहुंच जाती हैं, तो यहाँ पर सी वाला कथन भी सही है। T0 समय इकाई में दोनों रेलगाड़ियां एक समान दूरी तय करती हैं। देखिए यहाँ पर ये कथन जो है डी वाला गलत हो जाएगा। दोनों रेलगाड़ियों ने एक समान दूरी तय नहीं की है, जबकि यहाँ पर रेलगाड़ी बी ने दूरी ज़्यादा तय की है, हालांकि उसका वेग जो था ए की तुलना में ज़्यादा था, इसलिए एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों रेलगाड़ियाँ यहाँ पर एक साथ T0 पॉइंट पर एक साथ जो है कह सकते हैं पहुँच गई हैं। तो यहाँ पर आपका 35वें का डी वाला कथन गलत है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। 36वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित दूरी समय आलेख पर विचार कीजिए। यह आलेख ए, बी एवं सी तीन ऐसे धावकों को दर्शाता है जो साथ साथ 30 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। तो उपयुक्त आलेख के संदर्भ में आपको यहाँ पर एक कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। सबसे पहले डायग्राम पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस पर आपकी दूरी दिखाई गई किलोमीटर में, वाई एक्सिस पर यहाँ पर आपका जो है समय दिया हुआ है। सबसे पहला आपका कथन ये कह रहा है कि दौड़ में धावक ए की जीत हुई है। आप देख पा रहे हैं जो धावक ए है इसने अपनी जो दूरी है, यानी इसने अपनी जो रेस है ये सबसे कम समय में पूरी की है, यानी लगभग 30 मिनट से भी कम इसने समय लिया है अपनी रेस पूरी करने में, 30 किलोमीटर की दूरी अचीव करने में। तो पहला वाला कथन जो बिल्कुल सही है। सेकंड है, प्रथम 25 किलोमीटर तक धावक बी धावक ए से आगे था। देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर इसमें कोई अलग से लॉजिक नहीं है, केवल आपको डायग्राम पर फोकस रखना है। मैंने आपको बताया है कि नीचे की तरफ इसकी क्या है दूरी दी हुई है, आप देख पा रहे हैं, यानी कि ए धावक को देखें और फिर बी को देखें। ए धावक जो है थोड़ा स्लो भागा है, लेकिन आगे जाकर उसने अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा दी है और इनसे पहले जो है अपने मंजिल पे पहुंच गया है। बी वाला धावक की अगर हम बात करें, ये बी वाला आपका धावक है, तो बी वाले धावक ने जो है शुरुआत में इसकी रेस स्पीड बहुत ज़्यादा है, यानी इसने शुरुआती मिनटों में जो दूरी है वो ज़्यादा जल्दी तय कर ली है, लेकिन बाद के मिनटों में ये जो है पिछड़ गया है, बाद के मिनटों में ये पिछड़ गया है, बाद के मिनटों में ये भाग नहीं पाया है, इस वजह से ए वाला जीत गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही होगा कि प्रथम 25 किलोमीटर तक धावक बी धावक ए से आगे था, यानी लगभग 25 किलोमीटर तक आप ये यहाँ से देखेंगे आप ये पाएंगे कि धावक बी जो है वो लगभग ए से आगे था। अगला वाला यहाँ पर आपका जो है धावक सी शुरू से ही बहुत धीरे दौड़ रहा था। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे धावक सी जो है यहाँ पर तेज दौड़ा है, यानी आप ये देखेंगे शुरुआत में थोड़ा सा तेज दौड़ा है, लेकिन आगे जाकर इसका जो है इसने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, यानी टाइम ये इसने क्या 35 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया है। तो सी वाला कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। सी जो है शुरू से बहुत धीरे नहीं दौड़ा है, बल्कि सी जो है बहुत तेज़ी से दौड़ा है, लेकिन इसने बाद के समय में टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है
सही है, यानी यहाँ पर सही कथन ये पूछा गया है, तो 36 में का बी वाला कथन सही होगा, केवल 1 और 2, यानी केवल 1 और 2 कथन यहाँ पर सही है। अगला है 37वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दी गई आकृतियों पर विचार कीजिए, लुप्त संख्या क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ये आपके रीजनिंग बेस्ड प्रश्न हैं, इनमें कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि आपका लॉजिक है, यानी अगर आपका दिमाग सही से काम कर रहा है तो आप ये प्रश्न का उत्तर 10 या 15 सेकंड में दे पाएंगे, और नहीं चल पा रहा है दिमाग तो आप नहीं भी दे पाएंगे। इनके साथ ये होता है। तो यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे हैं 2 या 6 या 2 नीचे 80 है, 6 24 है, 3 120 है, और यहाँ पर प्रश्न लगा हुआ है, यानी यहाँ पर संख्या आपको पता करनी है, और नीचे 36 दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि 2 का जो मल्टीप्लाई अगर 40 में कर दें तो कितना आ जा रहा है, हमारा 80 आ जा रहा है, और 6 का अगर मल्टीप्लाई हम कितने में कर दें, 4 में कर दें, यानी 6 का गुणा हम किस में कर दें, 4 में कर दें, तो कितना आ जा रहा है, 24 आ जा रही है वैल्यू। ठीक इसी तरह से आप दूसरी तरफ देखें, दूसरी वाले डायग्राम को देखें, 3 का गुणा अगर हम 40 में कर दें तो कितना आ जा रहा है, यानी 3 चौक 12, यानी 120। सेम, यानी आप ये देख पा रहे हैं एक सेम पैटर्न है, यानी इधर वाला पैटर्न सेम पैटर्न यहाँ पर भी इस वाले डायग्राम पर फॉलो हो रहा है। तो ये वाला पैटर्न, यानी जो इसमें 4 का गुणा किया गया है 24 आ गया है, तो वही यहाँ पर फॉलो होगा, यानी कि यहाँ पर ये संख्या 9 होगी, और 9 क्या जब हम गुणा 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एक तो तरीका आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका और है, इसका एक सेकंड तरीका और है, वो भी आप देख लीजिए। अब हमने यहाँ पर रेशियो के हिसाब से इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, यानी यहाँ पर 2 और 6 दिया हुआ है, यानी कि मतलब क्या हो गया, 2/6 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 1/3 हो गया है, यानी 1:3 हो गया। ठीक है, नीचे 80/24 लिखा हुआ है, यानी 80/24 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कितना आएगा यहाँ पर ये आएगी वैल्यू 10। ठीक है, और ये 3 आ जाएगी, यानी 8 × 80 और 8 × 24, यानी कि यहाँ पर 10:3। आप इसी हिसाब से अब इसको देख लीजिए, 120/36, यानी कि यहाँ पर ये भी इसको भी रेशियो में आप निकाल लीजिए, तो ये कितना आएगा, यानी ये भी वही निकलेगा, यानी कि 10 12 × 120 और 12 × 36, 10:3। यानी आप ये देख पा रहे हैं नीचे वाला जो है इसका एक तरफ वाले जो डायग्राम दिया हुआ आकृति दी हुई है इसका भी रेशियो समान आ रहा है, और सेकंड वाले डायग्राम का नीचे वाले पोर्शन का भी रेशियो समान आ रहा है। तो उस आधार पर जो सेकंड वाला जो डायग्राम है इसका ऊपर वाला पार्ट आप देखें, यानी 1:3 अगर पहले वाले का आ रहा है तो सेकंड वाले का भी 1:3 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 3 और 3 का जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 3/9 को आप निकालेंगे तो इसका भी रेशियो कितना निकलेगा, इसका रेशियो भी वही आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लुप्त संख्या आपकी क्या होगी, 9 होगी। तो यहाँ 37 में का सी, यानी कि 9। 38वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दी गई आकृतियों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति ए से बी तक हमेशा रेखाओं के साथ दाहिनी दिशा में अथवा नीचे की दिशा में बढ़ते हुए जाता है, वह कितने अलग अलग मार्ग अपना सकता है। देखिए मैं यहाँ पर इसको नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये या तो यहाँ से और या यहाँ से, ठीक है। ये सेकंड नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट जो है ये थर्ड नंबर में डाल देता हूँ इसको, फोर्थ नंबर यहाँ पर इस वाले पॉइंट को, इसको 5वां नंबर, 6वां नंबर, इसको 7वां नंबर, इसको 8वां नंबर और इसको 9वां नंबर। देखिए इसको मैनुअली हमें काउंट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहला हम चूज करते हैं, यानी एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलने के उपरांत सेकंड पर गया, यानी यानी 1 से कहाँ पर गया, 1 से 2 पर गया। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले रास्ते में 1 से सेकंड पॉइंट पर गया, सेकंड से फिर ये तीसरे पर गया, यानी यहाँ से तीसरे पर गया, सेकंड से थर्ड पर गया, थर्ड से ये वाला ये जो है आपका 6वें पॉइंट पर गया है और 6वें से फिर 9वें पर पहुँच गया। ये तो एक पहली पॉसिबिलिटी आपकी ये होगी, यानी ये यहाँ से आया, यहाँ आया और यहाँ से फिर ये नीचे पहुँच गया। सेकंड आपका जो एक बन रहा है, यानी सेकंड वाला भी देख लेते हैं, यानी पॉइंट 1 से स्टार्ट किया, सेकंड पर पहुंचा, ठीक है, यानी 1 से स्टार्ट किया, सेकंड पर पहुंचा और सेकंड से फिर कहाँ पे गया है, ये 5वें पर गया है, ये 5वें पे गया सेकंड से, 5वें से यानी ये 5वें पे गया और 5वें के बाद फिर से ये 6वें पे पहुंचा, 6वें से ये नीचे जा सकता है, 6वें से 9वें तक जा सकता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकता है। एक तो इसका ये वाला रूट बन रहा है। अगला वाला रूट और देख लेते हैं, थर्ड रूट कौन सा बन रहा है इसका, तीसरा वाला जो रास्ता बन रहा है वो कौन सा बन रहा है वो भी देख लेते हैं। यानी पहले 1 से चलना स्टार्ट किया, सेकंड से पहुंचा, सेकंड के बाद 5वें पर गया, 5वें यानी मैं लिखते जाता हूँ, फर्स्ट सेकंड 5, फिर 8वें पर गया और फिर 9वें तक पहुंचा है, ठीक है। यानी एक तीसरा रास्ता इसका ये वाला बन गया। चौथा वाला रास्ता और देख लेते हैं इसका, चौथा वाला कहाँ से बनेगा, फर्स्ट से चला, चौथे पॉइंट पे पहुंचा, इसके बाद चौथे से फिर 5वें पे पहुंचा और 5वें से फिर 6वें पर पहुंचा, 6वें से फिर 9वें, यानी एक रास्ता इसका ये वाला बन रहा है। यानी ये यहाँ से पहुंचा, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ आ गया,
ठीक है। इसके अलावा ही आपका इसमें एक और रास्ता बन रहा है, यानी 1 से 4 की तरफ गया, 1 से 4 की तरफ गया, फिर 5वें पर गया ये, और 5 में से फिर ये कहाँ पर गया है, ये 8वें के पॉइंट पे गया है, 5 में से 8वें पर गया है, और 8 में से होता हुआ ये 9वें पे पहुंच गया। एक छठवां इसका रास्ता और बन रहा है, यानी किस पर ये 1 4 7 यानी 1 4 7 और 8 9, एक आपका छठवां रास्ता बन रहा है। तो ऐसे करके आप देखेंगे टोटल रास्ते कितने बन रहे हैं जिसके जरिए ये ए जो है बी पॉइंट पे पहुंच सकता है। ये टोटल आपके 6 पॉसिबिलिटी वाले रास्ते बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका सी, यानी कि आपका आंसर है छठवां, 38वें का आंसर होगा सी। देखिए 39वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। उपर्युक्त ग्रिड में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। देखिए इस तरह के जो फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, फिगर काउंट वाले, इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। आपने अगर पहले से अभ्यास किया है तो आप यहाँ पर इसे निकाल पाएंगे, और अभ्यास नहीं किया है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक जो है, यानी एक शॉर्ट तरीका है वो यहाँ पे बताऊंगा, जिसके जरिए आप शायद समझ में आ जाए आपको, वरना आपको जो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी रेक्टेंगल, ट्राइंगल, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं डायग्राम जो ढूंढने के लिए दे दिए जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जो क्षैतिज लाइन है, उनको काउंट कर लेते हैं कितने लेवल हैं इसमें। यानी कि इसमें एक पहला लेवल आ रहा है, सेकंड लेवल आ रहा है आपका, एक आपका ये थर्ड लेवल बन रहा है यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक आपका अंतिम यानी चौथा लेवल बन रहा है। ठीक है, आप ये 4 लेवल इसमें देख पा रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कॉन्सेप्ट इसमें, यानी कि मान लीजिए एक हम यहाँ पे अलग से बना लेते हैं अपना, ठीक है, यानी अलग से बना लिया हमने ट्राइंगल, और इसमें एक लेवल हमने ये डाल दिया, और इसी के साथ हमने यहाँ पर एक इस तरह से एक यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 लेवल हो गए, पहला ये हो गया और सेकंड ये हो गया। अब इसमें हम काउंट कैसे करेंगे, इसमें काउंट करने का तरीका ये होता है, हम यहाँ पे 2 की पावर 2 कर देते हैं, यानी 2 टू द पावर सेकंड वाला जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर 4 निकल कर आ गया। पहले वाले का देखिए, पहले वाले का स्क्वायर कुछ भी कर लो आप, एक ही वैल्यू रहेगी, तो टोटल कितना हो गया, ये 5 आ गया। ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिए 5 कैसे आया। पहला वाला त्रिभुज ये हो गया, सेकंड वाला ये हो गया, थर्ड वाला ये हो गया, और चौथा वाला एक ये हो गया। 5वां त्रिभुज आपका ये पूरा ये जो आप देख पा रहे हैं, यानी पूरा का पूरा ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक त्रिभुज है। तो ऐसे करके आपके टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं इस आकृति पर। आकृति में आप ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं लगभग कंप्लीट सी आकृति आपको दिख रही है, लेकिन नीचे की तरफ आने पर आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे की तरफ से ये चौथे वाले लेवल पर आप देख रहे हैं, चौथी वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, उसके ऊपर वाले जो हिस्से हैं ये यहाँ पे त्रिभुज पूरे नहीं बने हुए हैं, यानी ये खाली छोड़ दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। यानी ये पूरी तरह से ये पूरी आकृति नीचे की तरफ कंप्लीट नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ पर इसको निकालने का प्रयास करेंगे इसी मेथड से। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यानी सबसे चौथा वाला लेवल है, इसका स्क्वायर करते हैं, 4 टू द स्क्वायर, तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब 4 के बाद कौन सा लेवल आएगा, तीसरा वाला आएगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक है, अब 3 लिखने के उपरांत हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के पीछे के कितने नंबर होते हैं, 3 + 2 + 1, कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया। अब इसके बाद कौन सा लेवल आएगा, सेकंड लेवल आ गया आपका। सेकंड लेवल में भी वही करना है हमें, सेकंड के बाद के कितने, सेकंड + 1, ठीक है, ये 3 आ गया। अब ऊपर वाला आपका फर्स्ट लेवल आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है, एक सिंगल लेवल, ये 1 वाला हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी त्रिभुज में जब आकृति, जब ग्रिड आपको काउंट करना होता है, उसमें 4 लेवल होने पर आपका एक ये त्रिभुज और बनने लगता है। इस तरह से ये त्रिभुज एक बनने लगता है, यानी 4 के बाद ये आपका अपना ऑटोमेटिकली बन जाएगा ये वाला। तो इसको भी हम यहाँ पर एक काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको भी हमने एक यहाँ पे रख लिया है। अब देखिए सबको आप काउंट करेंगे, 16 और 6 कितना हुआ, 22, 22 और 3 कितना हुआ, 25, 26, और ये कितना निकल कर आया, 27 निकल कर आया। अब चूंकि अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने आपको बताया था कि आपके डायग्राम में ये जो है हिस्सा खाली छोड़ दिया, यानी अपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4, वैसे यहाँ पे 4 त्रिभुज यहाँ पर भी बनते अगर ये लाइन जुड़ी हुई होती। चूंकि ये लाइन जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनेंगे, जबकि हमने जो अपनी काउंटिंग निकाली है उसमें यहाँ पर 4 ये ऐड हैं, ऑलरेडी यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि ये नीचे वाले हिस्से, यानी फिर से मैं यहाँ पर आपको दर्शाने के लिए दिखा दे रहा हूँ, ये वाली लाइन जो है आपकी जुड़ी हुई नहीं थी, अगर आप ध्यान देंगे जुड़ी हुई नहीं थी, ये तो मैंने बाद में समझाने के लिए जोड़ी है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 4 वाले, ये 4 जो हैं आपके त्रिभुज, ये इसमें से घटा देंगे। इसमें से घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, इसमें से घटाने पर हमें 23 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आपके डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपके टोटल, मैं मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें आपके टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो है आपकी कितनी, 23। तो यहाँ पर 39 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 23। देखिए अगला है निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए, उसके उपरांत दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और आकृति के नीचे दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। तो आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
किसी दावत में शामिल होने के दौरान एक व्यक्ति संदूषित जल के संपर्क में आया, उसे कुछ दिनों बाद बुखार आ गया और दस्त लग गए। शुरू के कुछ दिनों तक वह बुखार और दस्त को भुगतता रहा, फिर उसने डॉक्टर से दवा ली। उपचार शुरू करने के पश्चात शीघ्र ही उसे आराम आना शुरू हो गया और वह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। निम्नलिखित आलेख में उस व्यक्ति की रुग्ण अवस्था के विभिन्न चरण वक्र के ए, बी, सी, डी एवं ई क्षेत्रों के रूप में दर्शाए गए हैं। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप वक्र देख पा रहे हैं, यानी ये यहाँ पर भी वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर आप देख पा रहे हैं क्या है, जीवाणुओं की संख्या उसके अंदर बढ़ती गई है, यानी कि जीवाणु जो है इसकी संख्या बढ़ती गई है और बीमारी बढ़ती गई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो इसका ए वाला जो पोर्शन है, यानी ए वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट में यहाँ पर हल्के हल्के लक्षण आने शुरू हो गए हैं और बाद में बी, सी और सी के बाद आप देखेंगे चरम पर पहुंच गया है और संभवतः इसने डी के बाद जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया है और ई वाले चरण में इसके जो जीवाणुओं की संख्या है, यानी बीमारी जो है कम होती गई है और एक पॉइंट के बाद ये सही हो गया है। तो अब यहाँ पर आते हैं, 40वां प्रश्न है आपका, वक्र का या कौन से क्षेत्र संक्रमण के उद्भवन चरण के संगत हैं? केवल एक, केवल बी और सी। वक्र का कोई भी भाग उद्भवन चरण को नहीं दर्शाता। उद्भवन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यानी कि बीमारी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। थोड़ा सा हम जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, बीमारी की जो स्टार्टिंग हुई है वो ए वाले चरण से हुई है, यानी कि वक्र के ए भाग के उद्भवन चरण के संभव है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वक्र का ए वाला भाग है ये उद्भवन चरण को दर्शा रहा है, क्योंकि यह जीवाणुओं के उपस्थित होने और उनकी संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पर 40वें का आंसर होगा ए। 42वां प्रश्न है अब आपका, 41वां प्रश्न है अब आपका, वक्र के किस क्षेत्र से इंगित होता है कि उस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण प्रकट होने शुरू हो गए? यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा चरण है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई व्यक्ति में अब जो व्यक्ति बीमार पड़ चुका है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे जो बी वाला चरण है, बी वाले चरण में स्पष्ट रूप से चूंकि जीवाणुओं की संख्या बढ़ती गई है, यानी कि बीमारी एकदम बढ़ती गई है, तो बी वाले चरण में हमें पता चल रहा है कि भाई व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण प्रकट होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ 41वें का आंसर होगा आपका बी वाला। वक्र के किस क्षेत्र से इंगित होता है कि उपचार से प्रभावी राहत प्राप्त हुई है? देखिए आपसे मैंने फिर से ही बताया था, डी के बाद इसने यहाँ पर उपचार लेना स्टार्ट किया है डी पर, और डी के बाद आप देखेंगे ई वाले चरण में पता चलने लगा है कि भाई बीमारी अब खत्म होने लगी है, कम होती गई है। तो यहाँ पर ई वाले चरण में, तो 42 का आंसर होगा आपका सी, यानी ई वाले चरण में वक्र का ई भाग जीवाणुओं की संख्या के उच्चतम स्तर से उत्तरोत्तर कमी को प्रदर्शित करता है और यही क्षेत्र जो इंगित करता है कि व्यक्ति को उपचार के प्रभावी राहत प्राप्त हुई है, यानी उपचार से उसे प्रभावी राहत भी मिली है। 43वां प्रश्न है अब आपका, ए शहर से शहर बी तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं तथा शहर बी से शहर सी तक जाने के लिए 6 रास्ते हैं। शहर ए से सी तक जाने के लिए कितने रास्ते संभव हैं? यानी कि यहाँ ये वाला प्रश्न है कि ए से बी तक जाने के लिए कितने कितने रास्ते हैं और बी से सी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये देखिए, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि प्रायिकता का प्रश्न है, और यहाँ बताया गया है कि ए से बी तक जाने के, यानी ए टू बी कितने रास्ते हैं, यहाँ पर 4 रास्ते हैं। वहीं बी से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं? बी से सी तक जाने के आपके जो रास्ते बताए गए हैं, ये बताए गए हैं 6 रास्ते हैं, 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, 6 रास्ते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पूछा गया है कि ए से सी तक जाने के रास्ते कितने होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर एक ए से सी तक जाने के लिए, यानी कि ये ए से बी को और बी से सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 6, तो रास्ते आ जाएंगे आपके 24। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 43 का ए। 44वां प्रश्न है अब आपका, किसी निर्माण कार्य की संविदा में एक निर्धारित तिथि के परे कार्य समापन में देरी के लिए दंड का विनिर्देश दिया गया है, जो इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। इन प्रत्येक परिवर्ती दिन के लिए दंड पिछले दिन से 50 अधिक है। यदि कार्य समाप्त होने में 10 दिन अधिक लगते हैं तो ठेकेदार को कितना दंड अदा करना चाहिए? यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई काम एक निर्धारित तिथि से पूरा नहीं हो रहा है और निर्धारित तिथि के बाद पूरा हो रहा है, उसका ये प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए हमारी एक तारीख है, यानी हमारी तारीख है 10 तारीख है, ठीक है, 10 तक कोई काम पूरा होना था, लेकिन हमने वो काम 11 को पूरा किया, तो उस स्थिति में हमारे ऊपर दंड कितना लगेगा? यानी कि यहाँ पर पहले दिन हम पर 200 रुपये दंड लगेगा। अब हमने मान लीजिए वो काम जो है 12 को निपटाया, तो 12 तक पहुंच गए, तो यहाँ पे दंड 250 हो जाएगा। नहीं, ऐसे करते करते आप अंतिम दिन तक कितना दंड हो जाएगा, ये आपको बताना है पूरा जोड़कर। देखिए, इसका एक तो तरीका ये है कि आप मैनुअली जोड़ लें, ठीक है, यानी मैनुअली। और दूसरा तरीका, अगर आपने गणित पढ़ा है, गणित के छात्र हैं, तो आपको समानांतर श्रेणी आपने पढ़ी होगी कि समानांतर श्रेणी के जरिए आप यहाँ पर इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, एपी सीरीज के नाम से जानते हैं। इसके जरिए हम यहाँ पर एन नंबर हमारे सामने दिए गए हैं, एन कितना है, यानी कि एन नंबर ऑफ डेज की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं, यानी कि जो ए है, यानी कि प्रारंभिक जो दंड है आपका कितना है, पहले दिन का 200 है यहाँ पर। इसके अलावा जो
अंतर है, यानी कि कितना आ रहा है, यानी एक दिन के दंड से दूसरे दिन के दंड में अंतर कितना आ रहा है, d बराबर 50 आ रहा है। तो आपका AP वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, n/2 यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको निकालिए। n क्या है, n नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 10 दिन हम डिले हो गए हैं यहाँ पर, 10/2, ठीक है। इसके अलावा 2a, a का मतलब क्या है, पहले दिन का दंड, 2 इंटू a यानी 2 गुणा 200 प्लस n माना 10 माइनस 1 इंटू 10 यानी सॉरी d का मतलब हो गया, यानी कि कितना यहाँ पर गैप कितना है, यानी कि कितना आपका जो यहाँ पर भुगतान एक दिन से दूसरे दिन का जो भुगतान हो रहा है, इसमें कितना गैप है, 50 का है, अंतर है। तो ये हो गया यहाँ पर, आप इसको निकालेंगे तो ये पाएंगे यहाँ पर, ये आ गया 5, ये आ गया 400 प्लस ये यहाँ पर यानी कि 10 - 1 9, और जब इसका गुणा 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, ठीक है, ये 450 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया आपका 5 इंटू यानी कि ये कितना हो गया 850, ठीक है। अब जब इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के उपरांत आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 4250। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। हालांकि जो व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए मैथ वाला नहीं है, उसको नहीं आता है, तो वो मैनुअली भी इसको जोड़ सकता है कि भाई 200 पहले दिन का दंड हो गया, दूसरे दिन का 250 हो गया, ऐसे करके भी वो जोड़कर निकाल सकता है। यानी उस तरीके से थोड़ा ये है, आपको टफ लगेगा, लेकिन हाँ जिसको फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले से इसको निकाल सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 4250। 45वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर उसके बाद आपको उत्तर देना है। ऊपर दी गई आकृति में OP1 और OP2 दो समतल दर्पण हैं, यानी कि एक OP1 ये वाला, ठीक है, और एक OP2 ये दूसरा, ये दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के अनुलंब हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के अनुलंब रखे हुए हैं, यानी आमने सामने हैं, यानी आप देख पा रहे हैं, यानी एक लेटा हुआ है और दूसरा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यानी एक क्षैतिज अवस्था में है और एक लंबवत अवस्था में है। तो यहाँ बताया गया है OP1 दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश पुंज की दिशा S है, यानी यहाँ पर कोई प्रकाश पुंज यहाँ पर पड़ रही है, यानी OP1 पर पड़ी तो इसका क्या होगा। ऐसे में OP2 दर्पण से परावर्तित प्रकाश पुंज यानी जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है इसकी दिशा क्या होगी। देखिए अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप देखेंगे जब OP1 पर कोई प्रकाश जो किरण है S यहाँ पे पड़ रही है, और जब इस तरह का कोई यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, यानी इसके लंबवत कोई दर्पण रखा हुआ है, तो आप ये पाएंगे यहाँ से क्या है, ये जो किरण है ये यहाँ पर जाके पड़ेगी, यानी कि ये यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, यानी ये यहाँ पे पड़ेगी, यानी कि ये पहले कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आई, सूरज से मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, S किरण यहाँ पर आई और OP1 मिरर पर पड़ी, तो OP1 मिरर से रिफ्लेक्शन जो होगा वो OP2 के लिए जाएगा, OP2 के लिए यहाँ के लिए ये जाएगा, फिर OP2 से फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और फिर ये ऊपर की तरफ ये किरण निकल जाएगी। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कथनों को, जो भी यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। S दिशा के अनुलंब है, S दिशा से 45 डिग्री पर है, S दिशा के विपरीत और समांतर है, S दिशा से 60 अंश पर है, यानी कितने दिशा पर ये बन रहा है, कितने दिशा पर ये अगला वाला रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आपको बताना है। ये परावर्तित प्रकाश पुंज की दिशा क्या हो रही है ये आपको बतानी है। तो आप देख रहे हैं ये S दिशा के विपरीत है, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हैं S की दिशा क्या है, S की दिशा ये वाली दिशा है। अब चूंकि यहाँ पर OP1 पर ये आपकी इसकी जो किरण पड़ी है और OP1 से फिर से इसका परावर्तन हुआ है, परावर्तन होने के उपरांत ये कहाँ पर गई है, ये OP2 के लिए गई है, ठीक है, यानी परावर्तित होने के उपरांत ये OP2 के लिए गई है और OP2 से फिर से ये रिफ्लेक्ट हुई है, ये फिर से परावर्तित हुई है और परावर्तित होने के बाद इसकी दिशा जो है बिल्कुल अपोजिट हो गई है, यानी इसकी तुलना में इसकी दिशा S की तुलना में बिल्कुल अपोजिट हो गई है। तो यहाँ पर आप पाएंगे क्या है कि ये S दिशा के विपरीत है। पहली बात ये S दिशा की विपरीत है और दूसरी बात क्या है, ये समानांतर है, यानी एक तरफ ये किरण आ रही है और एक तरफ ये जा रही है, तो ये क्या है, एक समानांतर दिखा रही है। यानी आप जानते होंगे दो रेखाएं जब समान दूरी पर हों और ये इस तरह से क्षैतिज अवस्था में हो तो क्या है, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक समानांतर स्थिति दिखा रही है, यानी एक तो उल्टी स्थिति है, विपरीत स्थिति है इसके एंगल की, और साथ ही साथ ये समानांतर भी है। तो यहाँ पर 45वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 46वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। ऊपर दी गई आकृति में यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती क्षेत्रों में एक जैसा रंग नहीं भरना हो तो इस आकृति में रंग भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की जरूरत होगी, ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके किसी दो खानों में एक जैसे रंग नहीं आने चाहिए, आपको अलग अलग रंग भरने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके रंग भर लेते हैं। मान लीजिए एक रंग हमारा X है, देखिए हम यहाँ पर एक रंग हमारा X है,
दूसरा रंग हमारा जो है ये मान लेते हैं ग्रीन वाला बाई है, और अगला रंग हमारा जो नीला वाला जो है ये जेड है। 3 रंग है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स रंग से स्टार्टिंग करते हैं। एक्स, यहाँ पर एक्स, ठीक है, ये वाला भी एक्स हो गया और ये वाला भी आपका एक्स हो गया। अब अगला रंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, बाई वाला रंग ले लेते हैं, ठीक है। 1 बाई 1 करके हम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो अगला रंग हमने बाई वाला ले लिया, तो ये बाई हो गया आपका रंग, ठीक है। ये भी बाई हो गया रंग आपका, ये भी बाई वाला रंग हो गया, ये भी बाई वाला रंग हो गया। यानी आप देख पा रहे हैं ये ऊपर वाला बाहरी हिस्सा हमने भरा है, इसमें कोई भी 2 रंग एक समान नहीं है, अलग अलग रंग हमने लिए हैं। अब ये बात कही गई है कि कोई रंग मिलना नहीं चाहिए। अब चूंकि हम यहाँ पर एक्स बाई ऊपर यूज कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स या बाई में से यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, कोई अलग कलर हमें यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पर हमने नीला वाला रंग जेड यहाँ पर भर लिया। अब देखिए जेड हमने भर लिया है, तो अंदर वाले खाने में भी हमें अलग अलग भरना पड़ेगा, तो अंदर वाले में भी वही करते हैं। यानी यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स, और जो बाद बाकी इसका बचा हुआ है पोर्शन उसमें हमने फिर बाई 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 कलर भर दिया, ठीक है। ये हमने देखिए, अब देखिए आपको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम ले लिए हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर अंदर वाला जो भाग है ये एक्स वाई से नहीं भरा जाएगा, इसके लिए हमने जेड वाला कलर ले लिया। अब फिर से अंदर वाले कलर के लिए हम चाहे एक्स ले सकते हैं या फिर बाई ले सकते हैं, तो हमने अंदर वाले के लिए मान लीजिए बाई ले लिया। तो आप देख पा रहे हैं पूरा डायग्राम जो है, पूरे डायग्राम में हमने केवल 3 कलरों का यूज किया है, यानी केवल 3 कलर इस्तेमाल हुए हैं, इससे ज़्यादा कलर इस्तेमाल नहीं हुए हैं। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि पूरे डायग्राम में कोई भी 2 कलर, यानी कोई भी एक कलर किन्हीं 2 खानों में नहीं आ रहा है, अपने अड़ोसी पड़ोसी के किसी खाने में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 46वें का आंसर होगा आपका ए, यानी कि तीसरा वाला। देखिए 47वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। ऊपर दिखाए अनुसार एक वर्ग को 4 आयतों में विभक्त किया गया है। आयतों की भुजाओं की लंबाइयां जो हैं ये धनपूर्ण संख्याएं हैं। आकृति में 2 आयतों के क्षेत्रफल अंकित हैं। आपको वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब वह होता है, वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर क्या है, इस वर्ग को हमने इसके अंदर 4 आयतों में विभक्त कर दिया है। इसके अंदर 4 आयत हमने बनाए हुए हैं, ए बी सी डी। वर्ग की हम मान लेते हैं, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, एक्स मान लेते हैं, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई वर्ग की हम मान लेते हैं एक्स। ये वाली भुजा भी एक्स है और ये वाली भुजा भी इसकी क्या है, एक्स है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके भीतर के जो आयत दिए हुए हैं इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि ए का जो एरिया हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी का मतलब क्या हो गया, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें यहाँ पे ए का क्षेत्रफल बताया गया है 15 है, तो ए के पॉसिबल कितना बन सकता है, ए का 5 गुणा 3 यानी आपका 15 आ जाएगा। यानी ए की एक भुजा जो है 5 की है और दूसरी भुजा जो है 3 की है, ये हमें पता चल गया। इसी तरह से हम यहाँ पे डी का निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डी का क्या है, 48 है, तो डी के बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। 8 गुणा 6 वाला भी बन रहा है आपका, इसके अलावा 12 इंटू 4 वाला भी बन रहा है आपका, 24 इंटू 2 वाला भी बन रहा है, ठीक है, 16 इंटू 3 वाला भी बन रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं। इसलिए डी का हम नहीं लेंगे। ए वाले में तो साफ साफ है, यानी यहाँ पर केवल एक पॉसिबिलिटी है 5 इंटू 3, और ऐसे करके हमारा 15 यहाँ पर निकल कर आ रहा है क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर इसको हमें एक ये अनुमान पता चल गया, यानी इसकी एक भुजा 5 है और इसकी एक भुजा 3 है, यानी कि यहाँ पर ए वाले की एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, और सेंटीमीटर बोल रहा हूँ मैं, केवल नंबर लिखा हुआ है, और दूसरी भुजा 5 की है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये पाएंगे कि मान लीजिए हम ये जो है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का तुम्हें पता चल गया लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की पता चल गई। अब बाद बाकी लंबाई ये वाली कितनी बची, अब इसकी ये वाली लंबाई x में से इसको घटा देंगे, तो इसकी लंबाई अब बची x माइनस 5। ठीक इसी तरह से यहाँ वाली की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, x है। अब इसमें से इतने हिस्से की लंबाई हम यहाँ पर ये निकाल देते हैं और केवल हमें इतने हिस्से की पता करनी है, तो इसकी लंबाई कितनी आई, x माइनस 3 आई, ठीक है। तो अब यहाँ पर बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, यानी कि अंदर की भी यही होगी, यानी x माइनस 5 जब ये यहाँ की है तो ये वाली भी लंबाई ये इस वाली भुजा की होगी, यानी ये जो भुजा दी हुई है इसकी भी लंबाई यही होगी, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई यही होगी, यानी कि इसकी लंबाई x माइनस 5 होगी और ये वाली चौड़ाई x माइनस 3 होगी। तो अब हम d का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी d का एरिया निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो एरिया का फॉर्मूला वही होगा, क्या होगा, L इंटू बी। तो लंबाई कितनी है L, यहाँ पर यानी कि d की जो लंबाई कितनी है, d की एक भुजा की लंबाई कितनी आ रही है आपकी, x माइनस 5 इंटू कितना आया, x माइनस 3। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है इसका, 48 है। तो ध्यान देने वाली बात ये, या तो इसे आप सॉल्व करके निकाल लीजिए,
दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम अगर समय बचाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हमारे सामने जो विकल्प दिए हुए हैं इन विकल्पों को ही हम x के रूप में रख कर देख लेते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम पहले 10 रख के देख लेते हैं, यानी मान लीजिए 10 को हमने x का मान हमने मान लिया x इक्वल टू 10 है, तो क्या निकल कर आया 10 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 3, यानी ये आपका आया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 इंटू 7, यानी कि 35 निकल कर आ रहा है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि पहला वाला मान नहीं हो सकता है x का। दूसरा वाला मान हम 11 वाला मान रख के देख लेते हैं। तो 11 वाला मान हमने यहाँ पे रखा 48 इक्वल टू 11 माइनस 5 इंटू आपका 11 माइनस 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना निकल कर आया, यहाँ पर निकल कर आया 6 गुणा यहाँ पर कितना निकल कर आया, यहाँ पर निकल कर आया 8, यानी कि ये कितना आ गया 48 आ गया। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को यहाँ पर बराबर कर रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है, वर्ग की जो भुजा की जो वैल्यू है वो 11 है। तो आपके सामने आंसर होगा इसका 47 का बी, यानी 11वां। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और समझ में आ गया होगा मैथमेटिकली आपको। 48वां प्रश्न है अब आपका, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, ठीक है, इसके पास कुल कितने के सिक्के हैं 50 सिक्के हैं, और टोटल धनराशि कितनी हो रही है 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के मिलाकर 75 रुपए की धनराशि हो रही है। तो उसके पास रुपए 1 और रुपए 2 के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक हम भी अपनाते हैं। हम यहाँ पर जो आंसर दिए हुए हैं इन्हीं से चेक करके देखते हैं क्या ये आंसर अपने आप में सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक आसान तरीका भी है और एग्जाम में भी हम इसके जरिए टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले वाला से चेक करते हैं, यानी यहाँ पर 15 जो है 15 गुणा ये क्या है, ये 1 रुपए के सिक्के हैं। 15 यहाँ पर क्या है 1 रुपए के सिक्के हैं, और इसी में 35 क्या है 35 क्या है 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, ये मैं रुपए का साइन बना दे रहा हूँ। तो आप इसको जब निकालेंगे कितना आएगा 15 गुणा ये आएगा आपका 70, यानी ये आपका 85, यानी कि पहले वाला ये आपका विकल्प नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर 15 1 रुपए के सिक्के और 35 2 रुपए के सिक्के नहीं हो सकते हैं। अगला वाला विकल्प है आपका 35 इंटू 15, तो यहाँ पर भी वही करेंगे 35 इंटू 1, और ये 1 रुपए का सिक्का है, मैं बार बार साइन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं, और ये 2, ठीक है, ये 2 रुपए का सिक्का है। आप इसका निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 35 और इसका आएगा 30, यानी ये निकल कर आएगा आपका 65, यानी ये भी आपका 75 रुपये नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला भी आपका कथन गलत है। 30 वाला निकाल के देख लीजिए, तो 30 इंटू 1 प्लस यहाँ पर कितना है 20 इंटू 2 कितना आया 30, प्लस ये वाला कितना आया 40, ये कितना बन रहा है 70 बन रहा है। अब बचा आपके सामने अंतिम विकल्प, ठीक है, यानी सी वाला भी नहीं है। तो अंतिम विकल्प भी देख लीजिए, 25 1 रुपए के सिक्के हो गए, प्लस 25 जो है 2 रुपए के सिक्के हैं, तो 25 गुणा 2, अब कितना वैल्यू बना आपका 25 प्लस 50, यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपका अंतिम वाला विकल्प आपका सही है। यानी कि 1 रुपए के यहाँ पर 25 सिक्के हैं और 2 रुपए के यहाँ पर 25 सिक्के हैं, और ऐसे करके दोनों धनराशि का जो पूरा टोटल हो रहा है वो 75 रुपये हो रहा है। ये दोनों सिक्कों को मिलाकर कितना हो रहा है, यानी दोनों जितने भी प्रकार के दोनों 1 प्रकार के और 2 रुपए के प्रकार के सिक्के जो हैं इन सबको मिलाकर इनकी धनराशि बन रही है 75 रुपये। तो यहाँ 48 में का आंसर होगा डी। 49वां प्रश्न है अब आपका, 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रम से 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। ठीक है, ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं आपके LCM बेस्ड प्रश्न होते हैं, यानी लघुत्तम समापरिवर्त जिसे हम कहते हैं या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा ये प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। तो हम लोग बचपन से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि LCM निकालने की जो विधि होती है वही यही होती है। 40 42 हमने 45 लिख लिए, इनके फैक्टर करते आएंगे और इधर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, यानी एंड में एक स्थिति ये पहुंच जाएगी कि नीचे 1 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, और इधर जो वैल्यू मिलेगी उसको बाद में हम मल्टीप्लाई करने पर हमें लघुत्तम समापरिवर्त यानी LCM प्राप्त हो जाता है। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं। एक इसका एक और यानी एक पद्धति और होती है, इसको रेशियो मेथड कहते हैं। इसके जरिए भी आप आसानी से LCM निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रेशियो मेथड से आपको यहाँ पर निकाल कर बताता हूँ, क्योंकि आपको भी कुछ अलग सीखने को मिलना चाहिए। तो इसी क्रम में हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई 2 वैल्यू पहले उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 वैल्यू 40 और 45 उठा लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से इसको हम रेशियो में डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर हमने 40 उठा लिया, इधर 45 उठा लिया। इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना हुआ 5 का 8 से करेंगे, यानी 5 को जब हमने 5 का भाग दिया इसमें तो 8 आया इधर, और इधर 9 आ गया। अब देखिए, इसमें अगर आप इसका 40 का गुणा 9 में करें या इसका गुणा इसमें करें तो आपको एक ही वैल्यू प्राप्त होनी है, वो कौन सी 360 वैल्यू आपको प्राप्त होनी है। तो ये तो हमें इसका ही पता चल गया। अब अगला वाला है आपका एक पद बचा हुआ है, 42 वाला बचा हुआ है। तो हम अब यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं, इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका जब आप रेशियो निकालेंगे यानी 6 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
और जब इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका जब करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है 2520। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसकी वैल्यू आपको 2520 प्राप्त होगी। अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये निकल कर आई है किसमें, सेंटीमीटर में निकल कर आई है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वैल्यू सेंटीमीटर में निकल कर आई है। और आप लोग ये जानते ही होंगे कि 100 सेंटीमीटर से मिलकर क्या बनता है, आपका 1 मीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर से क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपकी हो गई 25 मीटर 20 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ए वाला, यानी यहाँ 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। यानी आप अपने आप सोच लीजिए, यानी यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है 100 सेंटीमीटर से आपका 1 मीटर बनता है। अब चूंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में फिर से लिख के बता देता हूँ, 2500 सेंटीमीटर यानी क्या हो गया 2500 मीटर, ठीक है 25 मीटर, और 20 सेंटीमीटर बचा हुआ है, ये हमने फिर एडिटेड लिख लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 49 का आंसर होगा आपका ए वाला। देखिए 50वां प्रश्न है अब आपका, यदि एक समान गति से चलने पर एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात है, यानी कि बस और रेलवे की जो दूरी 1 घंटे में तय होगी उसका अनुपात क्या आएगा, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बस का ले लेते हैं, ठीक है। यानी बस आपकी जो है ये 4 आवर में, यानी इसमें 4 आवर के समय में कितना 160 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रही है, ये आपकी बस की है। अब मान लीजिए 1 आवर में कितनी दूरी तय करेगी, 160/4, यानी 1 आवर में ये 40 किलोमीटर की दूरी बस तय करेगी। इसी तरह से ट्रेन का निकाल लेते हैं, यानी इसी तरह से आपका ट्रेन का निकाल लेते हैं। ट्रेन कितना 5 घंटे में कितनी तय कर रही है, 5 आवर में ये 320 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 320 की। तो 1 आवर में कितनी दूरी तय करेगी ये 320/5, यानी ये आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी कि 56, ठीक है, ये 64 आ जाएगा, यानी कि 1 आवर में ये 64 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब इनका आप रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए बस और ट्रेन का, यानी बी यानी बस अपॉन ट्रेन। तो इनकी 1 आवर की जो कितनी हो गई, यानी यहाँ पर 1 आवर का कितना आया 40 किलोमीटर अपॉन 64। अब आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 से डिवाइड करने पर 8 पंजे 40, ठीक है, और 8 64, तो ये 5:8 आएगा, यानी 5:8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका बी वाला, 50 का बी वाला आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा आपका 5:8, 5:8। 51वां प्रश्न है अब आपका, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 हैं। अब इनमें से भी क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 60% बताए गए हैं। तो 60% का मतलब क्या हो गया, साफ साफ आप आसानी से निकाल सकते हैं, 100 का 60% कितना हो गया 60 हो गया। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 30% हैं, फुटबॉल का भी आसानी से आप निकाल सकते हैं, यानी 100 में से 30 बच्चे जो है फुटबॉल खेलते हैं, 30% का मतलब यहाँ पर 100 का 30% हो गया 30। अब यहाँ पे 10% बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में हैं, यानी कि ये क्रिकेटर भी हैं और फुटबॉलर भी हैं, 10% ऐसे हैं। तो 100 का 10% कितना हो गया 10 हो गया यहाँ पर। तो आप निकाल लीजिए, अब ऐसे बच्चों की संख्या आप निकाल लीजिए जो तो ना तो क्रिकेट खेलने वाले हैं और ना ही क्या है फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे 100, ठीक है, 100 माइनस, अब यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 60 + 30, 60 + 30 क्या है, ये क्रिकेट वाले हैं और फुटबॉल वाले हैं। इनमें से 10 ऐसे हैं जो कॉमन हैं, यानी कि जो क्रिकेटर भी हैं और फुटबॉलर भी हैं, तो उनको हमने यहाँ से घटा दिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर 100 माइनस, यहाँ पर आएगा आपका 90 माइनस 10, और ये आपका यहाँ पर आएगा 100 माइनस 80, और ये आपकी संख्या आ जाएगी 20, यानी 20 छात्र यहाँ पर ऐसे हैं, यानी 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेटर हैं और ना ही फुटबॉलर हैं। तो यहाँ 51वें का आंसर होगा आपका बी, ये आंसर है 20। 52वां प्रश्न है अब आपका, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता है। इसके पास एक पानी की टंकी है जिसकी माप 20 मीटर × 15 मीटर × 6 मीटर है। पानी की टंकी का जल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000 है, ठीक है, और इसमें हर व्यक्ति को कितने जल की आवश्यकता है 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता है। तो 4000 का गुणा अगर हम 150 में करेंगे तो हमें पूरे गांव की जल की आवश्यकता पता चल जाएगी, यानी पूरे गांव की एक दिन की जल की जरूरत कितनी है 6 लाख लीटर की, यानी पूरे गांव को एक दिन में 6 लाख लीटर पानी चाहिए ही चाहिए है,
ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब दूसरी ओर टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी दूसरी ओर जो टैंक हमारे सामने है इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टैंक जो है क्यूबॉइड के आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा, और घनाभ का फॉर्मूला आपको पता ही हुआ है L इंटू बी इंटू एच, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आप कर लीजिए 20 गुणा 15, ठीक है, 15 मीटर गुणा 6 मीटर। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 1800 जो है यहाँ पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर टैंक का जो जल का जो टैंक का आयतन बताया गया है ये मीटर में बताया गया है, अब आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मीटर क्यूब है ये आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के ये बराबर होता है। तो जब आप इसको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1800 का गुणा 1000 में कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा टंकी का आयतन, ठीक है। टंकी का आयतन जो है आपका 18 लाख लीटर है, ठीक है। 1 2 3 ये 18 लाख लीटर यहाँ पर इसका आयतन निकल आया। और ऊपर आपने देख ही लिया है कि ये एक दिन के लिए, यानी कि जो एक डे के लिए पूरे गांव को जल की आवश्यकता कितनी है, 6 लाख लीटर की, ठीक है। अब टंकी में वाली ये पूरी टंकी भरी हुई है, अब पूरी टंकी का जल कितने दिन तक इनकी आवश्यकता पूरी कर पाएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी 18 लाख लीटर, ठीक है, अपॉन 6 लाख, यानी 6 लाख क्या है, एक दिन का लोगों का कंजम्पशन है। तो आप इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, ये इससे कट गए, ये इससे कट गए, ठीक है। यानी कि ये टंकी अगर एक बार में पूरी भरी जाएगी तो 3 दिन तक इसका पानी पूरे गांव वाले इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे 52वें का आंसर आएगा बी, 3 दिनों में। 53वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित युक्ति पर विचार कीजिए। अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। सभी कवि निर्धन होते हैं, कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं, कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं है। उपर्युक्त युक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है। यानी 4 निष्कर्ष आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक निष्कर्ष जो है वो गलत साबित हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको वैन आरेख के जरिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ये वैन आरेख से ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति टीचर बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तब वो टीचर बन पाएगा। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा पहला डायग्राम तो ये वाला बन गया। अब सेकंड वाला डायग्राम आपका जो कह रहा है, ये कह रहा है सभी कवि जो है निर्धन होते हैं, यानी कि जितने भी आपके पोएट हैं, ठीक है, ये आपका पोएट का हिस्सा बना दिया मैंने, यहाँ पर पोएट हैं। और ये क्या है, ये बताया गया कि जितने भी पोएट हैं आपके, ये सभी क्या है, ये पुअर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये सब निर्धन हैं, ठीक है, यानी ये पुअर हैं, ठीक है। अब अगली लाइन यहाँ पर कही गई है, अगले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं। हम मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये गणितज्ञ वाला मैथमेटिशियन वाला है, और ये क्या है, कुछ मैथमेटिशियन आपके जो हैं ये कवि हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाला इनका जो हिस्सा है ये कुछ गणितज्ञों वाला हिस्सा क्या है, कवि वाला हिस्सा है, ठीक है। अगली लाइन कही गई है कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं है, यानी कॉलेज के जितने भी ग्रेजुएट हैं इनमें से कोई भी पुअर नहीं है, ये बात यहाँ पे बता दी गई है, यानी ये हम कट कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो युक्तियाँ दी गई हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं कि वो वैध हैं या नहीं है। पहली वाली है कि कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है, ठीक है, कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है। ठीक है, पहली बात ये जान लीजिए, हमें गणितज्ञ के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। हम चाहें तो गणितज्ञ वाला डायग्राम ऊपर तक ले जा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। हमारे गणितज्ञ, ये तो नहीं कहा गया है गणितज्ञ टीचर नहीं हो सकते हैं, स्नातक नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यहाँ पे पहला कथन ये कह रहा है कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है। अब चूंकि कुछ गणितज्ञ जो है आपके क्या है, पोएट हैं, कुछ गणितज्ञ क्या है, कवि हैं, और कवि क्या है, निर्धन भी हैं, जबकि यहाँ पे टीचर कोई जो है वो निर्धन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला जो मत है वो बिल्कुल सही है कि कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाले जो कुछ गणितज्ञ हैं ये अध्यापक नहीं है, वास्तव में अध्यापक नहीं है, क्योंकि ये पोएट वाले खेमे में चले गए हैं। अगला है कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं है, कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम चाहें तो गणितज्ञ वाला जो डायग्राम है उसको बढ़ाकर ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। क्यों पहुंचा सकते हैं? क्योंकि हमारे सामने गणितज्ञ को लेकर कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, तो हम अपने हिसाब से इसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। और जब हम ऊपर तक ले जाएंगे तो हम ये पाएंगे कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा, अपने आप में ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, यानी कि अध्यापक, कुछ अध्यापक आपके गणितज्ञ भी हैं। ठीक है, अगला है अध्यापक निर्धन नहीं है। चूंकि आपने पहले ही ऊपर पढ़ लिया है कि कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं है, यानी कि आप जितने भी अध्यापक आपको बनना है तो क्या है, आप ग्रेजुएट करना पड़ेगा, और कोई भी ग्रेजुएट जो है वो पुअर नहीं है, तो उस हिसाब से आपका सी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा कवि जो है वो अध्यापक नहीं है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम अलग है, टीचर वाला डायग्राम अलग है, और जो पोएट वाला डायग्राम है अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, तो कवि अध्यापक भी नहीं है।
यहाँ पर आपका केवल जो गलत वाला है वो आपका बी वाला कथन जो है ये वैध निष्कर्ष नहीं है, ये आपका गलत साबित हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीजन भी मैंने बता दिया है, क्योंकि आप चाहें तो मैथमेटिशियन वाले का डायग्राम आगे तक कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, 54वां प्रश्न है आपका, अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक n अंक है, यानी इसके शुरुआत के जो 3 परीक्षण हुए हैं, 3 टेस्ट हुए हैं, इसमें बताया गया है इसका एवरेज कितना आया है, इसका एवरेज आया है n। ठीक है, यानी इसके टोटल मार्क कितने हुए, इसके टोटल मार्क अगर हम निकालें तो ये हो गए 3 × n। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साथ के साथ, टोटल मार्क बराबर 3 × n बराबर 3n हो गए टोटल मार्क इसके। अब आगे बात कही गई है, यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है। मान लीजिए इसका जो 4th टेस्ट हुआ, चौथा वाला टेस्ट हुआ, और चौथे वाले टेस्ट में क्या किया इसने, अपने पिछले परीक्षण से, पिछले एवरेज से, यानी पिछला एवरेज इसका n है, इससे इसने 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। ठीक है, अब यानी 4th टेस्ट के नंबर और पिछले वाले इसके नंबर मिला लीजिए आप, टोटल मार्क कितने हो गए। अब टोटल मार्क आपके इसके बन गए, टोटल m बराबर 3n, ठीक है, प्लस n प्लस 20, ये आपका हो गया, यानी यहाँ पर हो गया आपका 4n प्लस 20। अब देखिए, अब इसका फिर से, तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है, अब इसका हमें औसत निकालना है। ठीक है, यानी कि ये तो हमारे सामने आ गया, टोटल मार्क इसके आ गए 4n प्लस 20 आ गए। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, ये एवरेज का जो फॉर्मूला है ये आपको पता ही होगा, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पर आपके ऊपर आएगा टोटल सम आएगा और नीचे आएगा आपका नंबर ऑफ, यानी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम आपका कितना है, 4n प्लस 20 है। ठीक है, और n कितना है, यानी इसने कितनी बार टेस्ट दिए हैं, 4 बार दिए हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब जब आप 4 से इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 4 से ये कट जाएगा और ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर n प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, यानी n प्लस 5। 55वां प्रश्न है अब, व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक अनुमान ले लेते हैं कि टोटल पर्सन कितने हैं, यानी टोटल पर्सन हम ये एक मान के चलते हैं कि 100 लोग हैं एक जगह पर। ठीक है, यानी टोटल पर्सन बराबर 100। अब इसमें कहा गया है 70% व्यक्ति पुरुष हैं, यानी मेल कितने हैं इसमें से, मेल इसमें से हो गए 70 लोग। ठीक है, तो फीमेल कितनी बची, f बराबर 30 बचा, यानी कि यहाँ पर 70 लोग तो पुरुष हो गए, तो 30 यहाँ पर महिला ही तो बचेंगी 100 में से। अब बात आगे कही गई है 30% व्यक्ति विवाहित हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं तो इसमें से मैरिड पर्सन कितने हैं, यानी कि जो विवाहित लोग कितने हैं, मैंने लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मैरिड जो पर्सन है उनकी संख्या कितनी है, मैरिड पर्सन की, ये है 30, यानी मैरिड पर्सन की संख्या बताई गई है, 30 संख्या बताई गई है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यानी यहाँ पर मैरिड पर्सन की संख्या बताई गई है। अब यहाँ कहा गया है यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, यानी हमारे जो मेल हैं कितने हैं, मेल है 70। ठीक है, अब 70 का 2/7 भाग जो है विवाहित है, यानी कि कितना हो गया, यहाँ पर आपका आ गया 20 लोग, यानी कि जो पुरुष हैं, पुरुष में से जो मेल पुरुष हैं आपके वो कितने हैं, 20 पुरुष जो हैं ये मैरिड हैं, यानी मैरिड मेल लिख देता हूं मैं mm, यानी मैरिड मेल बराबर 20 कितने हैं, ये कितने आ गए, 20 आ गए। अब चूंकि आपको बताया गया है कि कितने मैरिड पर्सन हैं, यहाँ पर 30 हैं। अब 30 में से जब आप मैरिड मेल को घटा देंगे, यानी जो जितने मैरिड पर्सन हैं इनमें से आप जो विवाहित पुरुष हैं इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 महिलाएं ऐसी आ जाएंगी जो कि विवाहित हैं। 10 महिलाएं यहाँ पर आपकी क्या हैं, ये विवाहित हैं। अब टोटल महिलाएं कितनी हैं, यहाँ पर टोटल महिलाएं आपकी कितनी हैं, ये टोटल फीमेल आपकी लिख देता हूँ, टोटल फीमेल आपकी जो है यहाँ पर ये है 30 हैं। अब 30 में से भी 10 महिलाएं जो है आपकी हैं मैरिड हैं, तो कितनी बची यहाँ पर, 20 बची। ठीक है, 20 बची। अब देखिए, यहाँ पर जो आंसर पूछा गया है वो फ्रैक्शन में पूछा गया है, यानी आपको फ्रैक्शन में निकाल के देना है। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल फीमेल हैं, टोटल फीमेल से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टोटल फीमेल आपकी कितनी है, 30 थी, और यहाँ पर कितनी अविवाहित पुरुष स्त्रियां निकल कर आई हैं, 20 अविवाहित स्त्रियां निकल कर आई हैं। तो यहाँ पर 30 से अब जब आप भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, 2/3। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमारे पास हमने मान लिया कि 100 लोग हैं, ठीक है, जिनमें से 70% पुरुष हैं, यानी कि मेल कितने हैं हमारे 70 हैं, तो फीमेल कितनी बची, अब 30 बची 100 में से। अब ये कहा गया है कि भाई मैरिड पर्सन यानी कि शादीशुदा लोग हमारे पास
30 लोग शादीशुदा हैं इसमें से, 100 में से 30% यानी 30 लोग हमारे पास शादीशुदा हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया कि पुरुषों की जो संख्या है 70 जो लोग हैं, इनमें से 2/7 भाग विवाहित है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया 70 गुणा 2/7, तो हमें पता चल गया 70 लोगों में से, यानी 70 में से यहाँ पर 20 लोग हमारे पास कैसे हैं, शादीशुदा हैं, और 50 लोग क्या है, अनमेरिड हैं। ये हमें पता चल गया। तो ऊपर ये बात कही गई है पहले ही कि भाई 30% व्यक्ति विवाहित हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि 20 पुरुष तो यहाँ पर मैरिड निकल आए, तो हमने मैरिड पर्सन में से इनको घटा दिया। तो हमें पता चल गया कि 10 महिलाएं यहाँ पर ऐसी हैं जो कि विवाहित हैं, यानी ये महिलाएं 10 महिलाएं जो हैं क्या है, विवाहित हैं। ठीक है, अब बाद बाकी महिलाएं कितनी है, हमारी टोटल महिलाएं कितनी है, 30 हैं। तो 30 में से जब हम 10 घटा देंगे तो कितनी बची, अनमेरिड महिलाएं कितनी बची हमारी, जो अनमेरिड महिलाएं हैं यानी यूएफ जो है, यूएफ कितनी बची हमारी, ये बची आपकी संख्या आ गई 20 आ गई। अब चूंकि यहाँ पर ये आंसर जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में टोटल महिलाओं का भाग दे रहे हैं, 30 का भाग दे दिया, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2/3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 56वां प्रश्न है अब आपका, उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क पर आमने सामने ए और बी के घर हैं, यानी कोई सड़क उत्तर और दक्षिण जा रही है। इस तरह से एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, और ये यानी कि नॉर्थ टू साउथ जा रही है, उत्तर दक्षिण। और इसमें बताया गया ए और बी के घर हैं, जिसमें ए का घर पश्चिमी ओर है, यानी कि दिशा ज्ञान तो आपको होगा ही, 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इसके हिसाब से देखें तो यहाँ बताया गया ए का घर जो है पश्चिमी ओर है, यानी कि यहाँ पर कहीं ए का घर है, और इसके बिल्कुल सामने, ठीक सामने बी का घर है। अब देखिए यहाँ पर आगे पर बोला गया है प्रश्न में कि यहाँ पर जो ए है अपने घर से बाहर आता है, यानी ए यहाँ से अपने घर से बाहर आया। ठीक है, बाहर आने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पर, यानी अपने घर के बाहर आया, बाहर आने के बाद ये बाएं मुड़ता है। देखिए ए का बायां, यानी आप अगर इस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो आपका बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा बायां। तो यहाँ पर ये बाएं मुड़ता है, और ये 5 किलोमीटर चलता जाता है, ऐसे करके 5 किलोमीटर ये चलता जाता है, ये 5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय कर लेता है। इसके बाद ये दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद फिर से 5 किलोमीटर जाता है ये, और ऐसे करके ये 5 किलोमीटर फिर से जाने के बाद किसके सामने पहुंच जाता है, डी के घर के सामने ये पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर एक डी का घर है और डी के घर के सामने ये पहुंच जाता है। बी भी यही पैटर्न अपनाता है। बी क्या करता है, अपने घर से बाहर आता है, और बी का बायां कौन सा होगा, यानी बी का बायां, आप अगर बी का बायां देखेंगे तो बी का बायां क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो बी आता है, बी अपने बाएं तरफ चलता है 5 किलोमीटर, ये भी चलता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर ये भी यहाँ पर अपने दाएं पर मुड़ के, ठीक है, ये क्या, ये भी 5 किलोमीटर दूरी तय करता है यहाँ पर, और ये सी के सामने पहुंच जाता है। तो ये आपके प्रश्न में ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये ठीक सी के घर के सामने पहुंच जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, अब इनको आपको चेक करना है। यहाँ पर सी और डी एक ही सड़क पर हैं। देखिए यहाँ पर सी और डी के घर एक सड़क पर हैं, नहीं, अलग अलग सड़क पर हैं, तो डी ए वाला कथन गलत हो जाएगा। सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है, नहीं, सी के घर का मुख किस तरफ है, ये पूरब की ओर है, तो बी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। अब देखिए ये हमें निकालना पड़ेगा, क्या सी और डी के घर क्या है, एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर है, ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस जो प्रमेय हमने पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ी है, उस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यहाँ इस बिंदु से पूछा गया है ये दूरी कितनी है इनकी, ठीक है, क्या ये 20 किलोमीटर से कम बन रही है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी, और हम यहाँ पर इसी प्रमेय से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको आगे बढ़ा लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाली भुजा जब इसकी 5 किलोमीटर की है, तो ये वाली भुजा भी इसकी 5 किलोमीटर की होगी, और ये लंब वाली भुजा भी इसकी क्या है, यानी ये और ये जब आप ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो गया, 10 किलोमीटर की होगी। यानी हमारे पास आधार की लंबाई दी हुई है, और लंब की लंबाई जो आपकी ऊपर वाली लंबवत भुजा है उसकी लंबाई दी हुई है। कर्ड की लंबाई आपको निकालनी है, तो आपको पता ही होगा कर्ड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि कर्ड का जो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कर्ड स्क्वायर बराबर यानी कि आधार स्क्वायर और भुजा स्क्वायर, सॉरी आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो आधार आपका कितना है, 10 किलोमीटर है, यानी आधार ये वाला है 5 किलोमीटर, हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है इसको, कितना हो गया, आधार कितना है 10 किलोमीटर है, यानी कि 10, और प्लस अगला है आपका यहाँ पर, यानी कि ये आगे वाला 10 का स्क्वायर, प्लस अगला वाला आपका बताया गया है ये लंब जो है आपका कितना है, ये भी 10 है, ये भी 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कर्ड का स्क्वायर कितना निकल आया, ये निकल आया आपका 200 आ जाएगा, यानी ये 100 प्लस 100 ये आपका आ जाएगा 200। ठीक है, आप इसका देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने में एग्जाम में टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपने वर्ग याद किए होंगे, संभवतः याद किए होंगे, मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें मुजवानी याद होते हैं। तो आप अगर
एक वर्ग देखें, यानी 14 इंटू 14 का वर्ग कितना हो गया, 196 होता है। 15 इंटू 15 का आप वर्ग निकालेंगे, कितना हो गया, 225 होता है कि नहीं होता है। तो आपको ये मालूम है कि ये जो दूरी है, यानी कि जो ये कर्ड का अगर हम इसका रूट निकालेंगे, कर्ड अगर हम निकालेंगे, इसको अंडर रूट में निकालेंगे कर्ड को, तो हमें ये पता है इसका मान 14 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ये 20 किलोमीटर से कम है, यानी कि जो कि ये मान 20 किलोमीटर से कम है। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर होगा, यानी आंसर होगा 56वें का सी। देखिए मैंने यहाँ पर आपका टाइम बचा दिया है, टाइम इसलिए बचा दिया है, अगर आपको ये मुँह जुबानी 10, 11, 12, 13, 14 यानी 20 तक के आपको ये वर्ग याद होने चाहिए कि कौन सी संख्या का वर्ग कितना है, 10 का कितना है, 11 का कितना है, 12 का कितना है, 13 का कितना है, इतना याद होना चाहिए। मैथ वाले तो अक्सर इसे याद कर लेते हैं, आर्ट्स वालों का पता नहीं। तो आप अगर थोड़ा उससे लॉजिक लगा लेंगे तो आपका ये टाइम बच जाएगा, वरना आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर आप इसका वर्गमूल इससे कंपेयर कर लीजिए, यानी कि इसके एग्जैक्ट आसपास संख्या कौन सी 196 है, जो कि 14 का वर्गमूल वर्ग है, ठीक है। 15 225 है, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिसका जो कर्ड जो निकलेगा वो 14 दशमलव कुछ वैल्यू निकलेगी, यानी कि ये वैल्यू 20 किलोमीटर से कम है। तो 56वें का आंसर होगा आपका सी। देखिए अगला है आपका, निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए और उसके पश्चात दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक फैमिली दी हुई है, ए बी सी डी और ई, एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं और 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं, ठीक है। ये आपके सामने बता दिया है कि 2 पिता हैं, इसमें 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं और 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कि भाई अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, यानी कि जो टीचर है, मैं टी लिख दे रहा हूँ, टीचर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, टीचर जो है एक लॉयर की पत्नी है, ठीक है, यानी कि एक वकील की ये पत्नी है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं फीमेल के लिए यहाँ पर ये गोला बनाऊंगा, ठीक है, और मेल के लिए ये वाला, ठीक है, यानी कि आयत बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो टीचर है, ये इससे ये डिनोट में हो गया कि भाई ये फीमेल है। आपका लॉयर जो है, इससे ये डिनोट हो गया ये, यानी कि ये मेल है, यानी ये तो क्लियर हो गया। तो ये टीचर जो है ये इसकी पत्नी है, किसकी, लॉयर की, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अगला, यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है, यानी कि जो ये वकील है ये किसी डॉक्टर का पुत्र है। तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर नीचे नहीं आएगा, यानी इसके पिताजी इसके ऊपर ही होंगे। तो ये किसी डॉक्टर का पुत्र है, यानी कि ये मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर का ये पुत्र है। ये हमें नहीं पता कौन वो डॉक्टर मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता है। आगे बताया गया है, ई पुरुष नहीं है और ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है। यहाँ पर बोला गया है कि ई जो है वो पुरुष नहीं है और ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है। अगला है, परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है। देखिए ध्यान देने वाली बात आगे ये है कि परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है, यानी परिवार में जो सी वाला व्यक्ति है वो सबसे कम उम्र का है। तो सबसे कम उम्र का होने का मतलब क्या है कि पोता ही तो होगा, पोता सबसे कम उम्र का होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जो सी जो है वो सबसे कम उम्र का है, ठीक है, और डी जो व्यक्ति है वो यहाँ पर सबसे बड़ा है। ये आपके यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है, सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है। बी एक पुरुष है, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि ये लॉयर जो है ये पुरुष ही तो है, यानी ये वकील जो है पुरुष ही तो है, और जो महिला है टीचर है वो इसकी पत्नी है। ये बात हमने यहाँ पर देख ली। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया ई पुरुष नहीं है और ना ही किसी व्यवसायी की पत्नी है। व्यवसायी से मतलब क्या होता है, एक प्रोफेशनल, यानी किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर है वो अपने आप में ई है, यानी ई वाली जो महिला है वो वास्तव में डॉक्टर है और ये डी की पत्नी है, ठीक है, यानी ये डी की पत्नी है। अब जरूरी नहीं डी इसका जो पति हो वो किसी प्रोफेशन में ही हो या व्यवसायी हो या फिर कोई और प्रोफेशन अपनाता हो, इंजीनियर वगैरह हो, डॉक्टर हो, लॉयर वगैरह हो, कोई पता नहीं है। यानी ई के बारे में हमें डी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, हमें डी का प्रोफेशन नहीं बताया गया है। हाँ, ई का प्रोफेशन जरूर मालूम है, हमें बताया गया है कि भाई एक यहाँ पर क्या है, ये जो लॉयर की इसका पुत्र है, ठीक है, यानी कि ये लॉयर किसका बेटा है, एक डॉक्टर का बेटा है। यानी कहने का मतलब क्या है, लॉयर की जो माँ है एक डॉक्टर है और डी जो इसका जो है कौन हुआ, ये डी यहाँ पर इसका क्या है, ये इसका पिता हुआ, यानी ये लॉयर का पिता हुआ। अब आगे पूछा गया है यहाँ पर, परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा बी एक पुरुष है। अब देखिए सी सबसे कम उम्र का मतलब क्या हो गया, सी इन दोनों का बेटा हो गया, ठीक है, ये बेटा या बेटी जो भी है, ठीक है, सी इनका बेटा या बेटी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी कि इसमें कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष हो गए। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाला
मेल होगा, यानी कि ये बेटा होगा इनका, बेटी नहीं होगी। और 2 महिलाएं हैं, तो 2 महिलाएं आपकी ये हो गई, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर E, D, B, C हो गया, ये A हो गया। अब यहाँ पर 1 बाई 1 करके आप देखें D का E से क्या संबंध है, यानी D का E से क्या संबंध है। देखिए D जो है वो E का पति है, तो 57वें का यहाँ पर पहला होगा, D जो है E का पति है। अगला है इस समूह में स्त्रियां कौन कौन सी हैं। स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर स्त्रियां आपकी जो हैं, एक तो E वाली है जो कि डॉक्टर है अपने आप में, और A वाली एक टीचर है। तो यहाँ पर C वाला कथन सही है, यानी कि 58वें का C सही है। अगला है किसकी पत्नी अध्यापिका है। अध्यापिका किसकी पत्नी है, लॉयर की, यानी वकील की पत्नी यहाँ पर अध्यापिका है। तो 59वें का आंसर होगा यहाँ पर D वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वकील की पत्नी एक अध्यापिका है, यानी B वाले की पत्नी एक अध्यापिका है। तो 59 का आंसर होगा B वाला। 60वां प्रश्न है अब आपका, किसी पंक्ति में श्रीमान X सामने से 14वें स्थान पर है, यानी एक आपकी ये पंक्ति है, हम यही पंक्ति मान लेते हैं, ठीक है। और इस पंक्ति में जो श्रीमान X हैं ये आगे से जो है यहाँ पर कहीं 14वें स्थान पर है, 14th स्थान पर कौन है, श्रीमान X मौजूद है। और लास्ट से यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट से यहाँ पर श्रीमान बाई हैं, ये कहीं यहाँ पर 17वें स्थान पर है, 17th पर है लास्ट से बाई वाले। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कि जब पूछा कि 17वें स्थान पर है, जबकि श्रीमान Z श्रीमान X और श्रीमान बाई के ठीक मध्य में है, यानी कि श्रीमान Z जो है वो ठीक बीच में है, X और बाई के ठीक बीच में श्रीमान Z स्थित है। अब ये पूछा गया है कि श्रीमान X यदि श्रीमान बाई के आगे हैं, श्रीमान X यदि श्रीमान बाई के आगे हैं, और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, यानी जो टोटल ये पंक्ति है इसमें कितने व्यक्ति शामिल हैं, 48 शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो श्रीमान X और श्रीमान Z के बीच, यानी श्रीमान X और Z के बीच यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, ये आपको निकाल के बताना है। तो हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन आपके पास जो हैं ये हैं आपके कितने हैं, 48। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको ये निकालना है X और Y के बीच कितने व्यक्ति आ रहे हैं, यानी X और Y के बीच टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, यानी X और Y के बीच व्यक्ति कितने हैं, Y के बीच जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं वो आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, 48 माइनस यहाँ पर आप इसका जो आगे से 14वां पॉइंट है, यानी 14वां स्थान है, और पीछे से 17वां स्थान है, इसको जोड़ देंगे। 14 प्लस 17 को आपने जोड़ दिया और इसको 48 में से घटा दिया। तो घटाने के उपरांत आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 17, यानी कि ये आ जाएगा 18। 48 में से 31 जब आप घटाएंगे तो आपके पास 17 बचेगी वैल्यू, यानी कि यहाँ पर यानी कि जो X और Y के बीच में 17 लोग हैं, यानी इसमें कितने लोग हैं, टोटल 17 लोग हैं। अब देखिए 17 को आप 17 का मिड पॉइंट कौन सा होगा, यानी आप 17 का काउंटिंग अगर उठा लीजिए तो 17 का मिड पॉइंट कौन सा होगा, 17 का मिड पॉइंट होगा 9, ठीक है, क्योंकि 8 दूनी होता है 16, 8 दूनी 16 होता है, और 16 से एक संख्या बढ़ गई तो हो गया 17 हो गया, तो 16 धन 1 बराबर 17 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 9 जो होगा इसका मिडिल पॉइंट होगा, यानी 8 लोग इधर होंगे इसके और 8 लोग इधर होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, Z से X के बीच में 8 लोग होंगे और Z से Y के बीच में क्या होंगे, 8 लोग होंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने है, यानी कि Z से लेकर X के बीच में 8 लोग और Z से लेकर Y के बीच में 8 लोग। पूछा गया है श्रीमान X और श्रीमान Z के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति हैं। तो आंसर है आपका 60वें का C, यानी 8। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चूंकि ये सीसेट वाला पोर्शन काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लंबा है, समझाना भी पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर अगले वाले जो 20 प्रश्न हैं आपको पार्ट 3 में कवर करवा देंगे। अब देखिए सीसेट की वीडियो आपको डेली मिल जाया करेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। सीसेट की जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगी, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और हाँ, जो मैंने आपसे पार्ट 1 में बात कही थी कि 2011, 12, 13 में आपको जो इंग्लिश वोकेबलरी है, यानी इंग्लिश वाली जो बोधगम्यता है, वो भी देखने को मिल रही थी, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आप में से ही एक अभ्यर्थी ने याद दिलाया कि सर मेंस में एक अंग्रेजी का पेपर होता है जिसको हमें क्वालिफाई करना होता है, उसके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से अगले वाले पार्ट 3 में मैं आपको वो वाला पोर्शन भी कवर करवा दूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।